360 ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल। रजा, यस चुनाली, ये तुम्हें ढोल दिख रहे हैं? ढोल नहीं तो और क्या है? रजा, इतने अलग अलग तरीके के परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे जुडिम्बे, टमाली, कॉन्गो, बोंगो। रजा, भाई मुझे तो ढोल ही लग रहे हैं सब। इसलिए रजा आज का शो इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम दुनिया भर के म्यूजिक को इसमें फीचर करेंगे और तुम जैसे लोग थोड़ा शायद कुछ सीख लेंगे। शिनाली, मुझे म्यूजिक के बारे में बहुत कुछ पता है। मुझे ये पता है कि हम इस वक्त मेरिडियन हिल पार्क में हैं, जो वॉशिंगटन डीसी का एक बहुत ही मशहूर पार्क है, और यहाँ हर संडे एक ड्रम सर्कल शुरू होता है और उस ड्रम सर्कल में लोग आते हैं, ड्रम्स बजाते हैं, ऑल फॉर द लव ऑफ म्यूजिक। वाह रजा, तुम तो बहुत बड़े एक्सपर्ट निकले। पूरा है शिनाली, लेकिन गाइस शिनाली ने एक चीज सही बोली, और वो ये है कि आज का शो म्यूजिक के बारे में है, बट नॉट जस्ट एनी म्यूजिक। यहाँ अमेरिका और कनाडा में पाए जाने वाली मुख्तलिफ एथनिसिटीज यानी नस्लों की म्यूजिक आज हम आपको पेश करेंगे। एंड नॉट ओनली म्यूजिक रजा, म्यूजिक के पीछे जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज है उनके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन ये सब बताने से पहले हम शुरू करेंगे एक बहुत ही जाने पहचाने नाम से, जो दुनिया भर में अपने म्यूजिक पेश करते हैं। हम बात कर रहे हैं इंडो पाक डुओ जोश की, और हमारी साथी सारा जमान टोरंटो गई, उनके होम टाउन, और रूप और खुरम से उन्होंने बातचीत की। देखते हैं क्या बातचीत की। हम इस वक्त हैं कनाडा में। कनाडा की 3 बड़ी मशहूर एक्सपोर्ट्स हैं: कार्स, मेपल सिरप एंड जोश। माही वे अर्ज करा मैनू भी आसमानी फितरत दे बड़ा में होगी दी चकिया रमान डोला वे हिम्मत दे। आप दोनों मिलके काम करते हैं, कोलैबोरेशन का फेवरेट पार्ट आपके लिए क्यों क्या है? लड़ाई झगड़ा। that's the flip side obviously. नहीं, definitely लड़ाई झगड़ा तो होता है as in any collaboration, लेकिन I think that हमारी जो जर्नी है उसमें धक्के खाने पड़ते हैं, और अभी तक स्ट्रगल जारी रहती है, कुछ अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, एंड उन मोमेंट्स में टू हैव समबडी विथ यू makes a big difference. If I'm feeling down कि यार this is not good, ये नहीं आ रहा, तो Roop can turn around and be like, listen, don't worry, कुछ कर लेंगे, and we can bounce that off each other, which makes a big difference, I think. हाँ, so basically कोई आपके साथ है जो आपकी पेन को समझता भी है, उसको शेयर भी करता है। अब आप मुझे उसकी फ्लिप साइड बताएं, अनोइंग पार्ट क्या है कोलैबोरेशन का? देखो, मेरे लिए अनोइंग कुछ नहीं है, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ बैंड में, तो ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ I'm the stronger, obviously देख लो। Do you agree that he's the stronger one? We'll answer that off record. देखो, फ्लिप साइड इसका डेफिनेटली है। there's always that battle for the influence on the track. देखो, इनके जो influences है और inspirations है, they're from one side, और मेरे different होते हैं. So for us to agree on one song, one sound, और lyrically भी, ये बहुत बड़ी बात होती है for us. So उस process में there's always I'm pushing for my sound, he might be pushing for his sound, लेकिन जब गाना बन जाता है, that is the one sound that we're both happy with. अगर आपको ये रेट करना हो, रैंकिंग करनी हो कि जब आप म्यूज़िक बनाते हैं तो आपकी अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स और जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो ऑडियंस की लाइक्स और डिसलाइक्स और बिजनेस वायबिलिटी, इन तीनों को आप कैसे रेट करते हैं अपने क्रिएटिव प्रोसेस में जब कुछ बना रहे होते हैं? I think that from a creative point of view, हम लोगों ने एक चीज़ काफ़ी मतलब पहले ही सीख ली थी कि अगर आप वो चीज़ नहीं बना रहे जो आपके दिल से निकल रही है, तो वो काम नहीं करेगी। बिकॉज द रीज़न हम लोग जब जैसे कि म्यूज़िक में शुरू करते हैं, तो हम लोग म्यूज़िक अपने लिए बनाते हैं। एज आर्टिस्ट वी जस्ट वांट टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, एंड वही चीज़ वो जो सच बात जो दिल से निकलती है, वही दिलों तक पहुंचती है। उसके बाद उसको कहाँ पे प्लेस करना, उसको किस तरह, किस चैनल के थ्रू रिलीज़ करना, किस मतलब अगर कोलैबोरेशन करनी है तो कौन सा आर्टिस्ट उसमें ज़्यादा सूट होगा, दैट इज़ आई थिंक वेयर द इंटेलिजेंस कम्स इन। क्रिएटिविटी यूज़ होती है ओरिजिनल गाना बनाने में या रीमिक्स करने में? बिकॉज मेरे जैसे बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि रीमिक्स किसी ने ओरिजिनल इंस्पिरेशन तो दे दी, उसके ऊपर अगर आपने कुछ कर भी लिया तो कितना बड़ा तीर मार लेंगे। आपको क्या करना बेहतर लगता है? You know what, with a remix, I know कि popular opinion यही कहेगा कि भाई गाना तो बन गया है। अब क्या चैलेंजेस फेस करते हैं आप लोग? हर रोज challenges फेस करते हैं। As you see, I'm on my phone
and I'm actually dealing with issues right now. जो मैं अभी phone पे देख रहा हूँ आ रहे हैं issues. Now what we want to do is we want to do more film music. और उसमें जो challenge है कि हमारे feelings का कोई मतलब नहीं है वहाँ पे. ये scene ऐसा चल रहा है, scene में ये चीज़ें होंगे तो आपने गाना basically उस scene के लिए बनाना है. So we're used to making songs for us. And now we have to make songs for someone else. तो वो जो production side है हमारे लिए कुछ नया है और we're tackling it slowly and slowly. There's a couple of things because from an industry point of view, obviously जैसे कि there's no secret कि albums अब लोग ज़्यादा खरीदते नहीं हैं, singles पे concentrate करते हैं. As far लोग download करते हैं और free लोग में. download हाँ free में download भी करते हैं. Yeah. तो उसमें ये हो गया कि वो पूरी जो इंडस्ट्री होती थी जो पहले जाके एल्बम रिलीज करें तो वो खरीदते थे एंड उनके नंबर्स बहुत क्लीन होते थे, वो सब डेड हो गई हैं, यू नो. उसके साथ किस तरह यू हैव टू कीप अप विद दोस टाइम्स. ये बताएं, आप पाकिस्तान में भी परफॉर्म करते हैं, इंडिया में भी परफॉर्म करते हैं, ऑडियंस में कहीं कोई फ़र्क नज़र आता है या बहुत सिमिलर हैं? You're trying to get me in trouble now. देखो, the one thing that I realize हम लोग पाकिस्तान में काफ़ी परफॉर्मेंस कर चुके हैं अभी, कुछ over 300 shows कर चुके हैं पाकिस्तान में. And one of the things that different in that audience is that वहाँ पे Bollywood इतना ज़्यादा नहीं है और उनके पास you know they've got a lot more time for pop artists. और इंडिया में Bollywood is very very popular. It's a very big engine. वहाँ पे pop music तो चलता ही नहीं. So this is the only difference. But in terms of the people, I believe that the people are the same. लाख सर मथे मैं जिंद जाव सारी जिंदगानी मैं तेरी रज़ा दे विच होया राज़ी तेरी मेहरबानी किसी दा भी हक मैं ना खावां अपनी राह चल जावां. It's time for a break, लेकिन don't go anywhere. ब्रेक के बाद सुनिए अमेरिका में कुछ आयरिश धुनें. Stay with us. Guys, welcome back from the break. रज़ा, तुम्हारे लिए एक सवाल है. तुम कभी आयरलैंड गए हो? आयरलैंड कभी गया नहीं हूँ, but I've got some Irish blood in me, so I can talk like an Irishman. Raza, that was horrible. Please don't do that again. शिराली, मैं तो सिर्फ अगली स्टोरी की मूड में आने की कोशिश कर रहा था. Raza, तुम्हारी उर्दू की Irish accent is worse than your English Irish accent. चुप रहना. Anyway, हम आयरलैंड की बात कर रहे हैं क्योंकि आयरिश म्यूजिक यानी कि केल्टिक म्यूजिक यहाँ अमेरिका में DC में एक बैंड है जो अपने रायती म्यूजिक को फरोग दे रहे हैं. चलो उनसे मिलते हैं. Irish music, that's a lucky charm. My name is Brian Gaffney. I come from County Kerry, on the southwest coast of Ireland. Nice to be here tonight. The Dubliner. I'm going to start you off with a good old Irish drinking song. Here's one called Whiskey in the Jar. As I was going over the Cork and Kerry mountains, I met the captain, Paradise, and money he was counting. I first produced my pistol, and I then produced the rifle. Said stand and deliver for you are of all the sea there, sure, back for my daddy-o, back for my daddy-o, there's whiskey in the jar. Brian, thank you so much for talking to Voice of America. It is my pleasure. So, Brian, tell us your ब्रायन, story. आप हमें ये बताइए कि आप किस तरह म्यूज़िक की दुनिया में आए और किस तरह अमेरिका पहुँचे. I grew up in Ireland. मैं आयरलैंड में परवान चढ़ा. बचपन गुजारने के लिए वो एक शानदार जगह है. मैंने स्कूल के ज़माने से ही अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर म्यूज़िक बजाना शुरू कर दिया था और अपना एक बैंड बना लिया था और मुकाबलों में भी जाना शुरू कर दिया था. मेरे एक दोस्त के वालिदैन एक बार के मालिक थे. हमने उनके बार में म्यूज़िक बजाना शुरू कर दिया और हमें इससे पैसे भी मिलने लगे. फिर मुझे ख्याल आया कि मैं ये काम कर सकता हूँ. इसके बाद से मैं बाकायदगी से म्यूज़िक बजा रहा हूँ.
वहाँ से फिर आप अमेरिका किस तरह पहुँचे? Yeah, in the mid 80s. हुआ कुछ यूं कि 80 की दहाई के वक्त में आयरलैंड शदीद मुआशी बहरान की लपेट में आ गया। लोगों की नौकरियां और रोजगार जाता रहा। मैंने सोचा कि मुझे अमेरिका जाकर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। आयरिश म्यूजिक के वो कौन से अहम पहलू और खूबियाँ हैं जिनके बारे में लोगों ने इससे पहले कभी नहीं सुना? Well, Irish music is always very fun. आयरिश म्यूजिक हमेशा से एक दिलचस्प तफरीह रहा है। इसमें बहुत वसअत और गुंजाइश मौजूद है। चाहे मौजू कुछ भी हो, ये बहुत अच्छे सुर और आवाज पैदा करता है। बात चाहे भूख की हो या इमिग्रेशन की, इस म्यूजिक में ये गुंजाइश मौजूद है कि आपके लिए खुश आहंग सुर और ताने पैदा कर सकता है। He talked about generations listening to, this kind of music. And आपने कहा कि कई नस्लों से इस किस्म का म्यूजिक सुना जा रहा है। क्या आप इसे आइंदा नस्लों को मुंतकिल करना चाहते हैं? I'd like to think so, yeah. And we keep, like you say, we'll never stop flying the flag. जब तक मैं गाता रहूंगा, मुझे तवक्को है कि मैं अपना फन नौजवान नस्ल को भी मुंतकिल करता रहूंगा। अब बहुत से नौजवान गुलकार और मौसीकार आयरिश म्यूजिक बजा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आयरिश म्यूजिक महफूज हाथों में है, क्योंकि नौजवान गुलकारों में बहुत टैलेंट मौजूद है और ख़ास तौर पर आयरलैंड में ये म्यूजिक अब भी भरपूर अंदाज में जिंदा है। गाइस, आयरलैंड से हम आपको ले जा रहे हैं इथियोपिया। वेल, आपको इथियोपिया ले जा नहीं रहे, बल्कि इथियोपिया से एक पॉप स्टार से मिलवा रहे हैं। रज़ा, म्यूजिक तो इंटरेस्टिंग होता ही है, दुनिया भर की म्यूजिक भी इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन उस म्यूजिक के पीछे जो म्यूजिशियंस होते हैं उनकी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है कई बार। एग्जैक्टली शिनाली, और ऐसे ही एक स्टोरी हमें मिली यहाँ वॉशिंगटन डीसी में एक इथियोपियन पॉप स्टार की, जो यहाँ इमिग्रेट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ आके वो एक टैक्सी कैब ड्राइवर बन गए। गाइस, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि दिस इज नॉट ए वेरी गुड थिंग टू डू, लेकिन उन्हें इस काम में बहुत मजा आता है और म्यूजिक से उनकी वाबस्तगी अभी भी है। लेट्स मीट हिम। ज्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम टैक्सी क्यों चलाते हो, तो मैं कहता हूँ पैसे कमाने के लिए। हाइलू मर्गिया पैसे कमाने के लिए भले ही आजकल वॉशिंगटन डीसी में टैक्सी चलाते हैं, लेकिन एक वक्त पर वो इथियोपिया में एक जाने पहचाने म्यूजिशियन थे। हाइलू मर्गिया का वलियस बैंड 1970 के दशक में इथियोपिया में एक जाना पहचाना नाम था। हम उस दौर में बहुत मॉडर्न म्यूजिक बजाते थे, इसीलिए बहुत मशहूर थे। अपनी शोहरत की वजह से वलियस बैंड को 1981 में वॉशिंगटन डीसी आने का मौका मिला, लेकिन 2 साल के अंदर ही बैंड बिखर गया। हाइलू एक दूसरे बैंड के साथ बजाने लगे और साथ ही एक नाइट क्लब में भी काम करने लगे, लेकिन धीरे धीरे वो नौकरियां भी नहीं रहीं और हाइलू टैक्सी चलाने लगे। लेकिन इस बीच उन्होंने कई म्यूजिक एल्बम्स निकाली। मैं सिर्फ अपना और रवायती इथियोपियन म्यूजिक बजाता हूँ। कई सालों बाद हाइलू मर्गिया की किस्मत एक बार फिर पलटने के दहाने पर है। अमेरिका की एक छोटी सी रिकॉर्ड कंपनी के मालिक ब्रायन शिमकोविच को एक दिन इथियोपिया में घूमते हुए हाइलू का 1985 का एक कैसेट मिला। वो उन्हें इतना पसंद आया कि वो उसे दोबारा रिलीज कर रहे हैं। दुनिया भर में बड़ी तादाद में इथियोपियन फैले हुए हैं जो इसे दोबारा सुनना पसंद करेंगे। मेरा ख्याल है कि जैज, रॉक और एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक का इस मौसीकी में रंग नजर आता है, लेकिन ये क्लासिक इथियोपियन भी है। ब्रायन शिमकोविच हाइलू मर्गिया की मौसीकी को दुनिया भर में मार्केट कर रहे हैं। हाइलू की मौसीकी अब पहले से भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी। 67 साल की उम्र में हाइलू मर्गिया एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनका म्यूजिक एक बार फिर लोगों को बांध लेगा।
ब्रेक टाइम, बट ब्रेक के बाद ढोल और ट्रम्पेट का कॉम्बिनेशन, शोर या म्यूजिक, आप ही फैसला करें ब्रेक के बाद। Welcome back from the break. शिनाली, तुम क्या कर रही हो? रजा, साल्सा डांसिंग। शिनाली, तुम बीच शो में साल्सा डांसिंग क्यों कर रही थी? रजा, इट्स वेरी लॉजिकल। मैं साल्सा डांसिंग कर रही हूँ क्योंकि साल्सा डांसिंग लैटिन म्यूजिक पर की जाती है और लैटिन म्यूजिक वो म्यूजिक होता है जो स्पेनिश स्पीकिंग लोग, हिस्पैनिक लोग सुनते हैं और अमेरिका में बहुत ही पॉपुलर है। That makes sense क्योंकि अमेरिका में हिस्पैनिक पॉपुलेशन बहुत ही बड़ी है। बहुत बड़ी, और ये इतना पॉपुलर म्यूजिक है रजा कि इधर 24/7 लैटिन रेडियो स्टेशंस हैं और वो बहुत सारे हैं और बहुत पॉपुलर है। वाओ, 24/7 लैटिन यानी कि स्पेनिश रेडियो स्टेशंस। एग्जैक्टली, और ऐसे ही एक लैटिन रेडियो स्टेशन गई हमारी साथी सारा जमान। लेट्स सी व्हाट शी फाउंड आउट। ओला, सुए सारा। ये था स्पेनिश में हेलो, और मेरा नाम। इससे ज़्यादा स्पेनिश प्लीज़ मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, मुझे बिल्कुल बोलनी नहीं आती। लेकिन हम जहाँ आए हुए हैं ये है ला नुएवा रेडियो स्टेशन। यहाँ पे 24 आवर्स अ डे स्पेनिश लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की जाती है। अब ये चैनल डीसी, मेरीलैंड और वर्जीनिया की स्पेनिश स्पीकिंग पॉपुलेशन को कैसे सर्व कर रहा है, ये अंदर चलकर देखते हैं। Bienvenidos a la nueva Zindagi 360. La nueva 8/7 máxima variedad musical. Este es tu servidor Chris Simnari, que el día de hoy vamos a disfrutar con todo. मेरे साथ इस वक्त खड़े हैं क्रिस, जो ला नुएवा रेडियो स्टेशन के आरजे हैं। तो इनसे इस स्टेशन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। क्रिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट ला नुएवा। क्रिस, ये बताइए ये रेडियो स्टेशन कब शुरू हुआ और आपकी ऑडियंस कौन लोग हैं? Well, the station it's been on air about 5 years. ये रेडियो स्टेशन तकरीबन 5 साल से काम कर रहा है। हमारे सुनने वालों की तादाद 1,80,000 से 2 लाख के लगभग है और अभी तक हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। 18 to 35. इस इलाके में स्पेनिश ज़बान के रेडियो स्टेशन की क्या अहमियत है? How are we as myself? जब भी कोई मुझसे ये सवाल करता है कि हम अपने कल्चर को कैसे जिंदा रख सकते हैं, आपको मालूम है कि मेरे वालिदैन लातिनो हैं और हमें कल्चर को यकीनी तौर पर जिंदा रखना है। इसके लिए बेहतर तरीका यह है कि यहाँ एक लातिनो रेडियो स्टेशन मौजूद हो और इसके साथ साथ हम अपना कल्चर दूसरों तक पहुँचा सकें। हिस्पानिक ज़बान बोलने वाले कम्युनिटी के इलाके में दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों और सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं और इसलिए भी मैं ये कहता हूँ कि रेडियो का होना ज़रूरी है, क्योंकि लातिनो कम्युनिटी के बहुत से लोग अंग्रेज़ी नहीं बोलते। इसलिए ये रेडियो स्टेशन उन्हें फ़ायदा पहुँचा सकता है, जिससे वो ये महसूस करते हैं जैसे वो अपने घर में हों। ला नुएवा रेडियो स्टेशन कम्युनिटी में किस तरह अपनी जगह बना रहा है और लोगों को लातीनी कल्चर से जोड़े रखने के लिए क्या कर रहा है? Very involved with the community. हम अपनी कम्युनिटी के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। हमारी कम्युनिटी ये जानती है कि हम सिर्फ म्यूजिक ही नहीं बजाते और उन्हें एंटरटेन ही नहीं करते, बल्कि उनसे बातचीत करते हैं और कम्युनिटी के साथ शरीक होते हैं। हम उन तक मुकामी खबरें भी पहुंचाते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है। बाज़ औक़ात लातिनो लोगों को ये पता नहीं चलता कि अमरीकी चैनल्स और रेडियो स्टेशन किसी चीज़ या वाक़े के बारे में क्या कह रहे हैं। उनकी ये ज़रूरत हम पूरी करते हैं। हम उन तक ये सब कुछ उस ज़ुबान में पहुँचाते हैं जिसे वो समझते हैं। हम रेडियो स्टेशन और वेबसाइट्स और सोशल मीडिया के ज़रिए भी उनसे राब्ते में रहते हैं। We stay relevant because we're always on top of that. Starting from the radio station to our websites, through our social media, all around. गाइस, आज हमने आपको दुनिया की मुख्तलिफ किस्म की म्यूजिक सुनाने की कोशिश की है और उस म्यूजिक के पीछे मुख्तलिफ कहानियाँ भी। और हमने शुरू किया बेसिक म्यूजिक से, तो दुनिया का टूर करने के बाद सोचा कि एंड भी हम देसी म्यूजिक से करते हैं। लेकिन शिनाली, ये कोई ऐसी वैसी देसी म्यूजिक नहीं है। इस देसी म्यूजिक में हमारे ढोलक के अलावा ट्रम्पेट, ट्रम्बोन और टूबा भी इस्तेमाल किए गए हैं। वाह वाह राजा, लगता है कि आज के शो से तुमने कुछ सीख लिया। गुड जॉब। बहुत कुछ सीखा मैंने शिनाली। गाइस, हमारी नेक्स्ट स्टोरी रेड बारात के बारे में है, जो न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन से ताल्लुक रखते हैं और वो हमारे रिवायती देसी म्यूजिक के साथ साथ जैज और ब्लूज बनाने की कोशिश करते हैं। ये कितने कामयाब हुए हैं, लेट्स टेक अ लुक। ये है हिप हॉप, ये है जैज,
यह है गोगो और यह है ब्रास फंक। अगर मौसीकी की इन सभी किस्मों को मिला दिया जाए तो नतीजा ये हो सकता है। सोचिए अगर इस गड़बड़ घोटाले में ढोल, भंगड़ा और शादियों में बजने वाली धुनों को मिला दिया जाए तो क्या होगा। घबराइए नहीं, क्योंकि इस नई मौसीकी को आप सुनना चाहेंगे। यह है अमेरिका का बैंड रेड बारात, जिसने मगरिबी और मशरिकी धुनों को मिलाकर मौसीकी की नई किस्म को अंजाम दिया है। I didn't want just typical jazz players. I wanted people that मैं एक रिवायती किस्म का जैज मौसीकार नहीं चाहता था। मैं ऐसे लोग चाहता था जो मुख्तलिफ किस्म की बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। सनी सिंह एक ट्रम्पेट बजाने वाला था। वो सिख गुरुद्वारों और रेगे म्यूजिक के साथ परवान चढ़ा। नीवी लालूपा एक खास किस्म का ट्रम्पेट बजाने वाला है। वो R&B यानी रिदम और ब्लूज के साथ बड़ा हुआ। वो जैज के साथ बड़ा हुआ। अर्नेस्ट स्टुअर्ट फिलाडेल्फिया में सियाफामों के चर्च में मौसीकारों के साथ पला बढ़ा। हर साजकार मुख्तलिफ पस मंजर से सामने आया। रेड बारात को अपनी खास मौसीकी की वजह से व्हाइट हाउस में परफॉर्म करने का मौका मिला। 2012 में लंदन में हुए पैरालंपिक ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी के लिए भी उन्हें चुना गया। कॉन्सर्ट्स तो अपनी जगह हैं, लेकिन रेड बारात का कहना है कि उन्हें असली मजा तब आता है जब वो लोगों के बीच होते हैं। आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा, म्यूजिक आपने एंजॉय किया होगा। प्लीज हमें फीडबैक दीजिएगा। हमारा फेसबुक और ट्विटर पेज आपके सामने आ रहा होगा। बट फॉर नाउ हम ये म्यूजिक एंजॉय करने लगे हैं।